Welcome to today's episode of Decoding Mastery. We have a very special guest with us, someone who is a true champion both on and off the court. Geet Anu Chauhan, the captain of the national wheelchair basketball team, is here to share her inspiring journey. As a leader in a sport that challenges both the body and the mind, Geet has shown incredible resilience, determination, and passion. Get ready to hear her how she overcame obstacles, led her team to victory, and continues to break barriers in the world of sports. Geet, thank you so much for joining us today. Hi Geet, हेलो सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सॉरी फॉर डिले। हम काफी बार सेशन करना चाह रहे थे बट टाइम शेड्यूल या थोड़ा टाइट था मेरा, तो पॉसिबल नहीं हो पाया। नो प्रॉब्लम। तो एट लास्ट हम मिल ही गए और क्योंकि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था आपके बारे में जानने के लिए। और ये जो पॉडकास्ट है बेसिकली इसका जो मैंने ये भी स्टार्ट किया है, कुछ ही टाइम हुआ मुझे स्टार्ट किए हुए, और इसका जो पर्पस है पॉडकास्ट का वो ये है कि जो मास्टर्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट फील्ड्स टू एक्सप्लोर देयर लाइफ्स, कैसे वो जिंदगी जीते हैं, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, किस तरह के उनके हैबिट्स होते हैं, किस तरह की लाइफ में उनको ऑब्स्टिकल्स आए, कैसे उनको उन्होंने अपने प्रैक्टिस को कैसे रखा, उन्होंने किस तरह की हॉबीज थी उनकी, किस तरह का माइंडसेट था उनका, और ये सब चीज़ें उनको एक दिन वो उस फील्ड में मास्टर बन गए। दूसरा चीज़ ये है कि मैं इसलिए मास्टर्स की लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत यंगस्टर्स हैं जो बहुत एम्बिशियस हैं, वो बहुत जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन बस गलती ये कर देते हैं वो शॉर्टकट्स पे ज़्यादा उनका पेशेंस नहीं होता, तो वो शॉर्टकट्स अपनाने लग जाते हैं या फिर उनको गाइडेंस नहीं मिलता प्रॉपर। तो डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट, चाहे वो स्पोर्ट्स हो गया, चाहे वो म्यूजिक हो गया, चाहे वो आर्ट्स हो गया, या फिर कोई भी इवन ऑथर हो गया, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज हो गई। तो लेकिन ये जो मास्टरी करने के लिए इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और एक फोकस जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस क्योंकि हर घर में मास्टर नहीं होते, मास्टर बहुत कम होते हैं। अगर आप देखे जाएंगे पूरी दुनिया में 1% भी, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1% भी नहीं होंगे। तो बेसिकली दे आर द लीडर्स, 99% ऑफ फॉलोअर्स। तो जब हमारा सर्कल होता है, जॉब जब हम करना स्टार्ट करते हैं, चाहे स्कूल हो गया कॉलेज हो गया, तो मोस्टली जो है वो जॉब करना चाहते हैं वो तो चाहे रीजंस मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, या फिर उनको मास्टरी करने का पेशेंस नहीं हो या फोकस। बहुत से लोग मेरे को ऐसे मिले हैं, मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जिनको आज से उनको पैशन ही नहीं पता कि उनका पैशन क्या है लाइफ में। ओके। तो ये भी एक अपने में वरदान है, कह सकते हैं कि पैशन अगर आपको पता चल जाए सही टाइम पे और आप उसको परस्यू करें और उसको आप प्रोफेशनल बना लें, प्रोफेशन में ले लें, तो वो एक आपका आ, एक आपको लाइफ टाइम के लिए आपको एक हेल्प करेगा वो, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने उस हॉबी को, उस पैशन को अपना प्रोफेशन बना लिया। अब आप वो काम आपको बोरिंग नहीं लगेगा, वो आपको हमेशा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसी बेस पे मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, और आज हम आपसे मिल रहे हैं और आपकी कहानी जानना चाहते हैं। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, गीत, आई वांट टू नो कि जब मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी हैं, ओके, यूट्यूब पे, क्योंकि मैं एक ऑथर हूँ तो थोड़ा रिसर्च करने का मेरा हैबिट है, तो इसलिए थोड़ा सा जो मुझे मिला तो मैंने देखा। थोड़ा बहुत मेरे को आपका चाइल्डहुड स्टोरी पता चला। फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए अपने, और स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो लोग मास्टरी करना चाहते हैं, जो लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, ताकि उनको पता चले कि किस तरह से आपने स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे भी पूरा डिटेल में नहीं पता। तो आप अगर बता सकते हैं कि कैसे आपकी स्टार्टिंग हुई, चाइल्डहुड आपका कैसा था, फिर कब आपको व्हील चेयर बास्केटबॉल में आपका इंट्रोडक्शन हुआ, कैसे आप उसको आपके लाइफ में आया ये गेम, ये स्पोर्ट। तो ओवर टू यू, गीत। थैंक यू सर। आप ये जो छोटी छोटी स्टोरियाँ ढूंढ के ऑन सोशल मीडिया पे लाना चाहते हो वो काफी अच्छा है, बिकॉज आज लोगों के लिए मोटिवेशन की एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत लोगों को जरूरत भी है इसकी। बिकॉज मैं काफी स्कूल कॉलेज में जाती हूँ मोटिवेशन स्पीच के लिए, अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ जर्नी शेयर होती है। तो हमने कभी सोचा नहीं था जो हमारे लाइफ का स्ट्रगल है वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे एक अलग ही तरीके से प्रेजेंट होगा।
लोगों को देखने मिलेगा, सुनने मिलेगा। तो उनको भी लगता है कि जब हमने फाइट किया तो फिर वो क्यों नहीं कर सकते। जनरली मेरी लाइफ, मेरी डिसेबिलिटी पोलियो है। तो चाइल्डहुड में फीवर था मुझे काफी, और डॉक्टर के पास मेरी दीदी लेके गई तो मुझे पोलियो हुआ, इंजेक्शन दिया था डॉक्टर ने। तो मेरे घर पे काफी लेट पता चला, उनका ध्यान था नहीं मेरी तरफ। मैं 1-2 महीने तक वॉक नहीं कर रही थी तो उनको क्लिक हुआ। देन वो मुझे हॉस्पिटल लेके भागे। बट इतना टाइम हुआ कि लेट हो गया था। मेरी डिसेबिलिटी, मैं वॉक करना छोड़ चुकी थी, मैं चल नहीं रही थी। तो उसके बाद तो मेरी फैमिली में अलग ही था माहौल। मैं पहली लड़की हूँ जिनकी डिसेबिलिटी वगैरह ऐसी हो गई। तो उसके बाद स्कूल स्ट्रगल, स्कूल के बाद कॉलेज। आसान नहीं था लाइफ, बट मैं बस लाइफ जी रही थी कि हाँ बस एक लाइफ है तो मुझे सरवाइव करना है। सो मैं सरवाइव करने की कोशिश कर रही थी उस टाइम पे। बट मुझे मेरी लाइफ जीने के लिए अच्छा मुकाम बास्केटबॉल ने दिया। मैं 2017 में मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, और मैं वहां पे आई, मैंने देखा। तो मेरे कुछ एक फ्रेंड्स है उत्तराखंड से, उन्होंने बताया कि बास्केटबॉल टीम स्टार्ट हो रही है बॉम्बे में, आप जाके ज्वाइन कर लो। तो मेरे लिए थोड़ा awkward था कि मैंने कभी खेला ही नहीं, तो कैसे मैं आगे, मतलब लोग मजाक उड़ाएंगे ये थॉट ज्यादा था। अ, अगर कुछ और इंजरी हो गई तो कौन देखेगा, तो ये भी एक डर था। बट मेरे फ्रेंड के फोर्स करने के बाद मैं वहां पे गई, मैंने देखा अलग अलग डिसेबिलिटी के कुछ लोग थे, कोचेस थे, उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे व्हीलचेयर पे बास्केटबॉल खेलना है। तो मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे आइडिया नहीं था मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ पहुंचूंगी, मुझे क्या करना है स्पोर्ट्स में। बिकॉज पैरा स्पोर्ट्स, आपने देखा कि जनरली पैरा स्पोर्ट्स आज लोग जानते हैं, 10-15 साल पहले कोई नहीं जानता था। राइट, राइट। इंडिया में तो अभी भी अवेयरनेस है, इससे 10-15 साल पहले तो कोई नहीं। बिकॉज फॉरेन में इसकी एक एक क्लब वाइज टीम है, उनको वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के लोग इतना सपोर्ट करते। हम यहाँ आज एक बास्केटबॉल कोर्ट के लिए भी फाइट कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास कोर्ट नहीं है। कोर्ट हमें अगर किसी ने दे दिया तो उनको लगता है हमारी व्हीलचेयर से कोर्ट खराब होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेंटेलिटी थोड़ी लोगों की आज भी गलत है। जब सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सो राइट। 2017 में स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, ऐसे जीरो लेवल पे थे, व्हीलचेयर्स ग्राउंड कुछ भी नहीं था, बट धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे। 2017 में हमने सारे मैचेस खेले, एक भी मैच जीते नहीं, पहला एक्सपीरियंस मिला। और 2018 में, 2018, 2019 और 2023 और 24 हमने कंटिन्यू नेशनल्स में गोल्ड मेडल जीता। और 2024 में मैं इंडिया टीम के कैप्टन के लिए सिलेक्ट हुई। तो अभी वेरी तक नाइस। इंडिया टीम की कैप्टन हूँ। और इसके साथ साथ इंडिविजुअली गेम भी खेलती हूँ, एथलेटिक प्लेयर भी हूँ। तो उसमें भी लास्ट आफ्टर लॉकडाउन मैंने स्टार्ट किया इंडिविजुअली गेम पे। बिकॉज टीम गेम में अगर आपको ओलंपिक तक जाना है तो आसान नहीं होगा। वैसी फैसिलिटीज, वैसी इक्विपमेंट, हमें बहुत चीजों की जरूरत है। आज भी हम बेसिक चीजों के लिए ही फाइट कर रहे हैं। फिर वहां तक कैसे पहुंचेंगे वो तो सेकंड प्रायोरिटी है। बट इसलिए मैंने इंडिविजुअली गेम स्टार्ट किया और एथलेटिक में हूँ। तो आफ्टर लॉकडाउन मैं व्हीलचेयर रेसिंग कर रही हूँ, और ओके। उसमें भी मैंने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर जीता। वेरी देन गुड। खेलो इंडिया में मैं सिलेक्ट हो गई, सो उसमें भी 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। बट अभी भी बहुत सारी चीजें हैं बॉम्बे में। हम बॉम्बे में है तो सबको लगता है कि हम काफी स्टेबल पे होंगे, नहीं, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है। बॉम्बे जैसी सिटी में हमें बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है। इनफैक्ट कलिना यूनिवर्सिटी, हम सैंडल में प्रैक्टिस करते थे, आज 1.5 साल हो गया उन्होंने हमें देना बंद कर दिया है। और हम्म। उनका एक ही पर्पज है, बिकॉज हमारी व्हीलचेयर से ग्राउंड खराब होता है। नहीं, बिकॉज हमारे पास जो व्हीलचेयर अभी है वो 8 लॉट की है, वो पर्टिकुलर इंडोर स्टेडियम के लिए ही बनी है। तो हमें उस व्हीलचेयर को वहीं यूटिलाइज करना है। आउटडोर में तो ऑलमोस्ट 6 महीने में खत्म हो जाएगी व्हीलचेयर, तो हम बार ओके। बार बाय भी नहीं कर सकते। तो बहुत स्ट्रगल है बॉम्बे में। हम कोर्ट के लिए वेरी फाइट कर रहे हैं। इनफैक्ट 4 दिन बाद मैंने आपको भी बताया कि मेरा एथलेटिक का नेशनल है, और मैं अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर पाई बिकॉज मेरे पास रनिंग कोर्ट ट्रैक नहीं है। राइट। सो मैं आसान नहीं है तो मेडल ये कैसे आएगा। इसको हम डिस्कस करें डेफिनेटली, मतलब ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैं वापस आपके ना थोड़ा चाइल्डहुड में जाना चाहता हूँ। थोड़ा मैंने एक वीडियो में देखा कि आपको स्कूल में एडमिशन लेने में भी बहुत मुश्किल आई, प्राइवेट स्कूल में आई थिंक। तो आपने फिर एमसीडी, जो आपके म्यूनिसिपलिटी का जो स्कूल होता है, उसमें एडमिशन लिया। हम्म। इज इट बिकॉज ऑफ योर हाँ। डिसेबिलिटी, इसकी इस वजह से आपको नहीं दे रहे थे वो एडमिशन? हाँ, वो एक्चुअली कैसे, अभी आप देख रहे हैं डिसेबिलिटी को लेके लोग थोड़ा अवेयरनेस हो रहे हैं, तो लोग एक प्रेफरेंस देते थोड़ा, उनको उस हिसाब से कंसिडर करते। उस टाइम पे तो अगर डिसेबिलिटी हुई तो एक लाइक लोगों के लिए छूत के बराबर थी कि अरे हम्म। इसको कुछ हुआ है तो हमें भी होगा। लोगों की मेंटेलिटी वैसी, तो सेम था अच्छा। स्कूल में। डिसेबिलिटी के लेके लेके फैसिलिटीज नहीं, तो पर्टिकुलर ऐसे एक चाइल्ड को
स्कूल में कौन एडमिशन देगा। ये आप सो प्राइवेट यही था स्कूल्स की मुझे कि बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स की बात कर यस रहे यस हैं? ओ माय गॉड। प्राइवेट। मतलब वो स्कूल्स में भी ऐसा है कि, मतलब बड़ा स्ट्रेंज है कि जो स्कूल्स, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो, मतलब डिसेबल, ठीक है, कुछ होते हैं, मैंने देखा है कुछ स्कूल्स अलग होते हैं वो, बट रीजन अलग होता है उनका। ओके। बट आपके केस में पोलियो था रीजन, तो तब भी उन्होंने, स्कूल वालों ने आपको एडमिशन नहीं दिया। ओके, दैट नहीं इज नहीं, वेरी मुझे स्ट्रेंज, एडमिशन वेरी स्ट्रेंज। कहीं सो कहीं बैड नहीं कि मिला उधर। आई वॉज शॉक टू नो जब मैंने देखा था वो वीडियो, और आपने फिर आप चाहती थी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना, लेकिन आप नहीं पढ़ पाई बिकॉज ऑफ दिस रीजन। हाँ, बिकॉज मेरे भाई वगैरह से प्राइवेट स्कूल से पढ़े थे, तो ओके। मुझे ही अकेले को एडमिशन नहीं मिल रहे थे, तो ओके। मेरी दीदी ने गवर्नमेंट स्कूल में ट्राई किया फिर फाइनली, तो वहां पे भी मुझे एडमिशन फर्स्ट टर्म में नहीं मिला था। अच्छा। सो हाँ, उसके बाद कुछ 6 महीने के बाद प्रिंसिपल चेंज हो गया, तो मेरी दीदी ने वापस ट्राई किया। तो ट्राई करने के बाद लकीली मिल गया मुझे एडमिशन, और ओके। मैंने वहां पे स्टार्ट किया अपना स्कूल जर्नी। वो भी ओके। आसान नहीं था, अकेले जाना, मतलब दीदी लेके जाती थी, लेकर आना। या मीन्स क्योंकि गीत, अगर हमारा अगर एजुकेशन सिस्टम ही है, तो मैं जस्ट बच्चे का मोरल सोच रहा हूँ कि उस बच्चे के मोरल पे क्या असर पड़ता होगा, जिसने अभी कुछ दुनिया नहीं देखी, जो बहुत छोटा है, और जो पहले ही इतनी लाइफ में फाइट देख रहा है, और उसको अगर एजुकेशन भी सपोर्ट ना करे, स्कूल भी सपोर्ट ना करे, तो उस बच्चे के मोरल पे क्या असर पड़ता होगा। आई एम जस्ट वंडरिंग अबाउट इट। ओके। तो ठीक है, आपका वो हुआ, फिर आपने पढ़ाई करा। सिर्फ बास्केटबॉल, आपने कहा कि आपके फ्रेंड के थ्रू आपको पता चला बास्केटबॉल के बारे में, उससे पहले आपको कुछ नॉलेज नहीं था कि व्हील चेयर स्पोर्ट्स के बारे में, और मुझे आपको पैरा स्पोर्ट्स के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था, बिल्कुल बिकॉज आइडिया मैंने नहीं। देखा ही नहीं, राइट। बिल्कुल नहीं। So, और वो क्योंकि अब टीवी पे थोड़ा आने लगा है सब, अब न्यूज भी आता है बहुत, अभी तो ट्रेंड भी है, हर लोग तो पैरा स्पोर्ट्स बोले तो राइट, राइट, समझते हैं। राइट, राइट, पहले तो वो भी नहीं पूछते। राइट, राइट। तो गीत, बास्केटबॉल ने क्यों चुना आपको? कोई और स्पोर्ट मीन्स कि आपने ट्राई किया कुछ और सोचने के बारे में, या सिर्फ बास्केटबॉल आपको पहली बार में पसंद आ गया, नहीं, अच्छा ऐसा लगा नहीं आपको था गेम? जनरली। हाँ, एक्चुअली जब टीम स्टार्ट हो रही थी तो मेरे फ्रेंड ने मुझे वही सजेस्ट किया, कोई और गेम भी है, हम खेल भी सकते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था जनरली। ओके। तो जैसे उसने बताया कि बास्केटबॉल टीम स्टार्ट हो रही है तो ज्वाइन करो, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो खेलते 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 इतना पैशन निकला, बिकॉज बचपन में खेलने नहीं मिलता था ना आम बच्चों के साथ, डिसेबिलिटी की वजह से एक सेपरेट कोने में बैठते थे, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड था। तभी तो वो खेलने का पैशन मेरा यहाँ बास्केटबॉल में आ गया। बास्केटबॉल के लिए तो मैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स इतने क्रेजी है ना, हम सुबह से लेके शाम तक अगर खेलने बोलो तो हम खेलते ही रहते हैं। तो मतलब मोस्टली हमारे आपको, सैटरडे संडे जब प्रैक्टिस होता था, तो मॉर्निंग 10:30 टू स्टार्ट होता था, हम 4 बजे तक खेलते। बस बीच में एक लंच ब्रेक होता था, बट कंटिन्यू हमारा बास्केटबॉल के लिए क्रेज मेरा बिल्कुल अलग है। सुपर मीन्स अच्छा कि आपको एक ऐसा गेम मिल गया जिसने आपको, सॉरी मैं आपकी फिर से पर्सनल लाइफ में थोड़ा डिग करूंगा कि जब आपका बचपन का, मैंने एक वीडियो में देखा कि आपके शायद फादर से रिलेशन में अच्छे नहीं थे, आप अलग आ, घर में रहने लग गए थे, आप बड़े हो गए तो आप जॉब करने लग गए थे कहीं, आप जस्ट बिफोर बास्केटबॉल आई थिंक। और आ, एक वो, एक, मतलब शायद उन्होंने आपको ग्रो करने में भी, मतलब हेल्प नहीं करा, जो आप ग्रो चाहते थे जॉब में भी, आप आई थिंक कुछ करना चाहते थे बिफोर बास्केटबॉल, तो वो भी आई थिंक आपको कैसा नहीं है ना, हुआ। मैं जनरली एक यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ ओके। पे लड़कों को इतना डिफरेंस नहीं मिल रहा। जय या अच्छा। मेरी बहनों को भी वही है, उनकी 14 साल की एज में शादी कर देना, तो ओके। मेरी ओके। दीदी का भी ऐसे ही हुआ। तो मेरा डैड का ये था कि ऐसे कंडीशन में मैं घर पे रहूँ, कुछ नहीं करूँ, डिपेंड रहूँ मोस्टली ओके। फैमिली पे। मैं डिपेंडिंग तब नहीं आप होना यूपी में चाहती रहते थी। थे? तब आप यूपी में रहते नहीं थे, नहीं, जॉब कर रहे थे? मेरा बॉर्न एंड बॉम्बे, मुंबई ही है। अच्छा, लेकिन आपका बैकग्राउंड आपका वहाँ, आपकी नेटिव फैमिली प्लेस। यूपी से है। ओके, ओके, ओके। यस यस, तो तो इसलिए आपका ये एक रीजन था। ठीक है गीत, अब आपको मिल गया बास्केटबॉल, आपको एक पैशन मिल गया लाइफ में, एक आपको जिसने आपको सुबह रात दिन रात आपको लगा कि यही, मतलब एक आपको एक चीज और गीत में जानना चाहूंगा अगेन, फिर आपकी पर्सनल लाइफ का, जो जो आपने कहीं एक वीडियो में शेयर किया है कि इवन यू ट्राइड सुसाइड, टू कमिट सुसाइड, इज इट, मतलब ये कब हुआ आपके, किस फेज में हुआ ये ये? एक्चुअली डिप्रेशन जब आता है ना तो पता नहीं चलता है क्या कंडीशन है, कैसे, और डिप्रेशन आ भी रहा है वो भी नहीं पता चलता, तो मेरा भी राइट। वो टाइम थोड़ा ऐसा ही था सिचुएशन।
सो मैं थोड़ा डिसेबिलिटी की वजह से मैं मेरी लाइफ को बोलते हैं ना, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, तो मुझे टाइम लगा। उस सिचुएशन में मेरी ये सब मुझसे गलतियां हुई। बट बाद में जब मैंने रियलाइज किया कि मेरी लाइफ में कुछ और लिखा है, तो आज मैं हम्म। जब वो मेरी मिस्टेक याद करती हूँ ना, तो मुझे ये होता है, हाँ मैं कुछ और लिखा था मेरे लाइफ में, इसलिए मैं आज हूँ। वाओ, दैट्स सो सो ग्रेट कि एक स्पोर्ट एक ऐसे लाइफ चेंज कर सकता है। मीन्स एक पैशन एक कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अब हम आते हैं आपके बास्केटबॉल के। प्रोफेशनली आपने कब चूज करा कि इसको, कि मैं इसको प्रोफेशनली, एक होता है चलो आपने स्टार्ट किया होगा हॉबी के लिए कि थोड़ा खेलती हूँ मजा आएगा, ठीक है। हम्म। कब आपने डिसाइड किया कि मेरे को इसी में ही आगे जाना है, इसी में एज ए प्रोफेशन इसको चूज करना है? ये कब हुआ आपके लाइफ में? 2018 में, जब 2017 में एक भी मैच हम नहीं जीते और 2018 में नेशनल में गोल्ड मेडल जीता, हाँ। तो उस टाइम पे मेरे फाइनल मैच में तब से सबसे टॉप स्कोरर रहा था। हम्म। मोस्टली मैंने काफी मिस भी किया, बिकॉज कोच के थ्रू मुझ पे उतना काम नहीं किया गया। तो मैंने काफी मिसिंग किए शूट्स, बट उसमें सबसे टॉप स्कोरर मेरा ही रहा। पर उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें भी हम कुछ कर सकते हैं। मैंने हम्म। उस टाइम पे देखा कि लोग जो रिस्पेक्ट देते, जो एक वैल्यू होती है ना, हम्म। डिसेबिलिटी में लगता है कि ये डिसेबल है तो क्या ही कर लो। राइट। तो उस ग्राउंड पे मुझे उस टाइम पे लगा कि नहीं, क्या नहीं कर सकती। सो मेरी मेंटेलिटी वहां पे है कि मैं इससे डेफिनेटली आगे लेके जा सकती हूँ। ओलंपिक क्या है ये सब तब उस वक्त पता नहीं था, बट मेरा हम्म। एक था कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, और अब मैं इसमें ही आगे बढ़ूंगी जितना एज वे पॉसिबल है। तो उस ओके। वक्त खेलने से ज्यादा ज्यादा मैंने मेरे खुशी को इम्पोर्टेंट भी दिया, कि मैं ओके। खेलने पे मैं इसमें ज्यादा खुश रहती हूँ, तो मैं अपनी सारी लाइफ को इसमें यूटिलाइज कर सकती हूँ एक अलग लेवल पे। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता गया। 2019 में मेडल जीते, फिर पता चला ओलंपिक होता है 4 साल में, तो हमें लगा शायद हम वहां तक पहुंचे, बट हमारे एसोसिएशन के पास उतना फंड नहीं है। हमारे साथ जो अलग अलग स्टेट के प्लेयर्स होते हैं ना, जो इंडिया टीम होती है, हम्म। उनके साथ 6-6 महीने का, 1 से साल का प्रैक्टिस होना जरूरी है। या मुश्किल से हमारा 1 महीने का हो जाए तो वही बड़ी बात है। लास्ट 2000 अभी 24 में हम इंटरनेशनल के लिए गए थे। हमारे पास जो फंड भी नहीं था इंटरनेशनल जाने के लिए, कि फ्लाइट टिकट वगैरह करे। इंडिया फेडरेशन, मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ने हमें सपोर्ट किया और उन्होंने हमारा फ्लाइट टिकट अरेंज किया, तो सिर्फ वुमेन्स टीम जा पाई, नहीं तो जनरली वो भी कैंसिल था। इनफैक्ट आफ्टर लॉकडाउन हमारा बास्केटबॉल का नेशनल तक नहीं हुआ था। अच्छा। 2023 में हुआ है। वो भी मैंने एफर्ट डाला, मेरे कोचेस जो बॉम्बे के कोच है वो इंडिया फेडरेशन के सेक्रेटरी बने थे, तो उन्होंने एफर्ट डाला। मैंने खुद अकेले ने 11 लाख स्पॉन्सर्स लेकर आए। लकीली मुझे मिल गया कहीं से सपोर्ट। मैंने बोला वेरी कि गुड। हमारा लॉकडाउन के बाद नेशनल्स नहीं हो पा रहा है, और बहुत से नए प्लेयर्स है, उनको वो स्टेज ही नहीं मिल रहा है, वो स्टेप ही नहीं मिल रहा है। तो मुझे राइट। लगा कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा। तो साथ साथ मैंने किया, मैंने 11-12 लाख का स्पॉन्सर्स लेकर आया। हमारे कोचेस ने किया, तो जनरली 18 लाख का स्पॉन्सर्स हो गया था। और आफ्टर लॉकडाउन, मतलब 2019 में जो नेशनल हुआ उसके बाद सीधा 2023 में नेशनल हुआ है हमारा, और तभी भी हमने गोल्ड मेडल जीता। वो वेरी गुड, वेरी नाइस। तो गीत, आप कह रहे हो कि पहली चीज है कि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट कम है, कि आप कह रहे हो बास्केटबॉल कोर्ट तक नहीं है, वो भी बड़ा इशू है हम्म। आपके पास। फिर फंड भी नहीं है, फिर स्पॉन्सर्स भी नहीं मिलते। और अब कोचिज वगैरह का छोटे कैसा छोटे है? सर, कोचिज छोटे छोटे। कोचिज जो होते हैं वो कितने इजीली अवेलेबल हैं? कोचिज वगैरह मिल जाते हैं? जैसे कि आप कह रहे हो नेशनल मैच हो रहे हैं, आप 2023 में हुआ जिसमें आपने गोल्ड मेडल जीता। तो अगर कहें कि ओलंपिक के लिए तैयारी करनी, पैरालंपिक के लिए तैयारी करनी हो, तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए? एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, एज ए नेशनल टीम कैप्टन, तो क्या क्या और चाहिए जो जो अभी आपके पास नहीं है, आपकी टीम के पास? सो जनरली इंडिया टीम के जो प्लेयर्स अलग अलग स्टेट में हैं, हम्म। एक तो उनका डाइट फूड नहीं होता है कुछ भी, ओके। मेंटल स्टेबल नहीं है, बिकॉज उनके पास भी ग्राउंड के इश्यूज है, तो प्रैक्टिस रेगुलर बेस पे नहीं है। हम्म। कोचेस तो का इशू तो वो भी एक अलग है, बिकॉज हम पे नहीं कर पाते उनको। हमारे पास हम्म। बॉम्बे में कोच है एक, कैप्टन लुइस जॉर्ज और कुछ अब्राहम सर, इन लोगों ने हमें 2017 में सपोर्ट किया, तब से आज तक साथ है। तो इनकी वजह से महाराष्ट्र टीम बन पाई है। सुपर। हमारे कोचेस हमसे पे नहीं लेते, उल्टा वो खुद की पॉकेट से बहुत से प्लेयर को हेल्प भी करते। अच्छा। जनरली उन्होंने किया है हमेशा से।
तो वो नेवी के रिटायर ऑफिसर है, तो एक अच्छे लेवल पे है काफी। और उन्होंने हम्म। हमारी टीम बनाने के लिए बहुत बड़ा एफर्ट डाला है हमेशा से। तो अगर ऐसे और भी स्टेट में कोचेस आ गए तो मुझे नहीं लगता प्लेयर को दिक्कत होगी। तो होना चाहिए। रहा दूसरा ग्राउंड बास्केटबॉल का, जैसे मैंने आपसे शेयर किया सर कि हम पे हम्म। नहीं कर पाते, तो पर डे का जो उनका रहता है उनको लगता है हमें हम्म। देने से उनका वेस्ट होगा। तो इंडोर स्टेडियम बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमारे पास जो अच्छा इक्विपमेंट है, अच्छे स्पोर्ट्स हम्म। व्हीलचेयर है, वो पर्टिकुलर इंडोर स्टेडियम के लिए ही डिजाइन की गई है। तो आउटडोर में खेलना थोड़ा बहुत रिस्की, हम कितना दिन खेलेंगे आउटडोर में। डिसेबिलिटी अलग अलग कैटेगरी की है हमारे यहाँ पे, कोई स्पाइनल है, कोई ओके। एम्पूटी है। तो स्पाइनल वगैरह जो है उनको सेंसेशन नहीं होता पैरों पे, उनके ओके। कमर के नीचे का पोजीशन पे सेंसेशन बिल्कुल नहीं है, तो उनका ओके। धूप में खेलना बहुत बड़ा रिस्क है। राइट। और व्हीलचेयर के जो टायर ट्यूब है, हम आउटडोर कोर्ट में समझो खेल भी लिए, वो फटने के चांसेस होते हैं। तो उसके अच्छा। पार्ट्स भी इतने कॉस्टली है, तो हम बाय नहीं कर सकते बार बार। और इंडोर रहेगा तो हम कम से कम पूरे साल खेल पाएंगे। अगर ओके। आप जनरली आप सोचो सर कि अभी मैं 4 महीना खेल रही थी, 4 महीना बारिश है कि तो फिर से गैप हो गया। उस बारिश के दिनों में ही हमारे टूर्नामेंट्स आते हैं बैक टू बैक, हम कहाँ प्रैक्टिस करें। राइट। तो गीत, ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही बड़े इश्यूज हैं, कोई छोटे तो है ही नहीं। तो मैं जानना चाहता हूँ गीत की, जो ट्रेडिशनल बास्केटबॉल है, जो एक नॉर्मल जो मैच होते हैं हमारी टीम, वो उस गेम में और आपके व्हीलचेयर बास्केटबॉल में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं? क्योंकि मैंने एक चीज देखी कि आई थिंक जो उसका नेट होता है, बास्केट होता है, वो उसी लेवल उसी हाइट पे है जो नॉर्मल होता है। एम आई राइट कि यही है? यस। माय यस। गॉड, क्योंकि जस्ट आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि आप व्हील चेयर पर बैठे हैं और उस बॉल को थ्रो करना वहां पे, ओके, बास्केट करना, सो टफ एज कंपेयर टू एक प्लेयर जो उसको जंप करके कर रहा है और बॉल को डाल रहा है। तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। शोल्डर्स पे आपकी बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, आपको बैक का बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। तो आई थिंक आपको इजी नहीं है, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बैठे बैठे, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि कितना मेहनत करना पड़ता हो। तो उसकी आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ये सब बिल्डअप करने के लिए, पावर के लिए, इसकी स्ट्रेंथ करने के लिए? और यस। डेफिनेटली डाइट का तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बट वो राइट। राइट। एक्सपेंसिव भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ। सेकंड, दूसरा, सर एबल बॉडी में जो हाइट पे लोग खड़े होके खेलते हैं ना, हम सेम हाइट पे बैठ के खेलते हैं, तो वही। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। उल्टा हम व्हीलचेयर पे खेलते हैं। हम यस। व्हीलचेयर को जब 2 बार पुश करते हैं ना, तो बॉल को लेग पे सिर्फ 2 पुश ही अलाउ है। बट वो भी अच्छा। रखना रिस्की, बिकॉज कोई भी बॉल को टैप कर सकता है, तो इजीली कोई भी ले लेगा। तो हमें व्हीलचेयर को पुश भी करना है, ट्रिपलिंग भी करना है बास्केटबॉल को। दूसरे व्हीलचेयर को क्लैश नहीं करना है, क्लैश करने पे फाउल होते हैं। तो अच्छा। क्लैश भी नहीं करना है, स्पीड में जाना है, कट लेना है, और इजीली बैठ के वो सेम हाइट पे हमें शॉट लेना है। तो अपर बॉडी हमें डबल स्ट्रॉन्ग की जरूरत है। बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं वो देखा, मैंने एक कुछ वीडियोस देखे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए कितनी प्रैक्टिस, कितना आपको खान अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, ताकत चाहिए, और उसको डेवलप करने के लिए अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। और आपने जो बोला रूल्स जो हैं वो भी इजी नहीं है, कि इवन अगर आप किसी और व्हील चेयर से आपका वो भी नहीं हो सकता, आप फाउल हो सकता है, वो आप टकरा भी नहीं सकते। और सेकंड थिंग कि बॉल का भी टैप सिर्फ 2 टाइम्स अलाउड है। तो हाँ। इट्स नॉट इजी। ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट है, इजी तो मैं बोल ही नहीं सकता, ये बहुत डिफिकल्ट है इनफैक्ट। तो गीत, मतलब कि, क्योंकि जैसे आपने बोला बाकी सब भी व्हीलचेयर आपकी टीम है, सबसे इम्पोर्टेंट है फिजिकल स्ट्रेंथ तो चाहिए, जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए वो कैसे आप करते हैं मोटिवेट अपनी टीम को? क्योंकि आप कैप्टन हैं और बाकी सब भी प्लेयर्स सब व्हीलचेयर पे ही खेल रहे हैं। तो एक टीम को डेवलप करना, पहले तो सिलेक्ट करना, कोचेस भी, आप कह रहे हैं कि कोचेस भी वो हैं जो अपनी इच्छा से हेल्प कर रहे हैं, अपना पैसा लगा के हेल्प कर रहे हैं। तो कैसे मोटिवेट रखना उस टीम को कि आप कल को एक टाइम ऐसा आएगा जब हम ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स भी खेलेंगे, या जब ऐसे नहीं, तो वो कितना डिफिकल्ट होगा एज ए कैप्टन? कैसे करते हैं आप वो चीज़? सब इसके लिए तो बहुत मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। मैं आज इंडिया टीम के कैप्टन हूँ पर्टिकुलर। मैं मुंबई में ही मैंने खुद का एक एसोसिएशन स्टार्ट किया है फ्रेंड के साथ। उसके हम्म। थ्रू मैं नए प्लेयर्स जो आते हैं मैं उनको भी डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ, ना कि बास्केटबॉल,
इनफैक्ट इंडिविजुअली भी उनको हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, जो मेरी कैपेसिटी है, जो कॉन्टेक्ट के थ्रू कर सकती हूँ। और किसी को व्हीलचेयर की रिक्वायरमेंट है तो मैं उसके लिए हम्म, स्पॉन्सर ढूंढती हूँ। किसी को, अभी 2 लोगों को प्रोस्थेटिक की रिक्वायरमेंट है, मैं 6 महीने से ढूंढ रही हूँ, मुझे अभी तक नहीं मिला, जबकि दोनों का प्रोस्थेटिक मिला के कुछ 2.5 से 3 लाख का। तो अच्छा। मैं उनको हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, बट लकीली मुझे अभी तक कोई नहीं मिल रहा है। बट ऐसे और भी प्लेयर्स हैं जिनको एजुकेशन के लिए, अभी एक नीतू करके है, उनका एजुकेशन कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि वो रहती है 4th फ्लोर पे, उसके यहाँ लिफ्ट नहीं है, और हम्म, फैमिली में उसे स्कूल लेके जाने वाला कोई नहीं था। आज उसकी 30+ एज है, बट वो हम्म, एजुकेशन करना चाहती है, और मॉम है, ठीक है, बट 4 साल बाद मॉम 5 साल बाद नहीं रही तो वो अकेली पड़ हम्म, जाएगी, और किस पे डिपेंड होगी, बिकॉज फैमिली में भाई ने देखने से मना कर दिया स्ट्रिक्टली। तो अच्छा। मेरे थॉट में ये था कि मैं उसको खुद डेवलप करूँ और वो खुद कमा सके, तो वो ऑनलाइन वगैरह तो छोटा मोटा अपना काम करती है बेचने का, बट उसका एजुकेशन भी करा। हम्म, एजुकेशन के लिए फिर उसने 10th स्टार्ट किया। 10th के लिए मैं दूसरे प्लेयर्स लोगों को डेवलप कर रही, तो वो प्लेयर अब दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करे। तो एक राइट। प्रेरणा है, मैंने जिसको सपोर्ट किया, उसने भी एक नीतू को हेल्प किया, उसका एजुकेशन 10th कंप्लीट किया। बट अब वो 12th के लिए एग्जाम करना था, उसको 12th का फीस भरना था, तो मैंने स्पॉन्सरशिप वगैरह ढूंढा, और कुछ 20,000 का फीस था, वो भी मैंने क्लियर करा। तो हम छोटी छोटी चीजों पे जो बोलते हैं ना, एक बेसिक नीड मैं पूरा कर सकती हूँ, मैं वो कर रही हूँ। इंडिया टीम के कैप्टन हूँ, पर्टिकुलर यहाँ ही नहीं, इंडिया टीम की फेडरेशन के लिए भी काम कर रही हूँ, वहां पे भी स्पॉन्सरशिप लाने की कोशिश कर रही हूँ। आज इंडिया फेडरेशन में हमारा इंटरनेशनल टूर्नामेंट है अप्रैल में, लेकिन अभी तक हमारे पास फंड नहीं है, तो फंड की रिक्वायरमेंट है, तो 3-on-3 का टूर्नामेंट है, तो उसके लिए भी लगे, मतलब हर जगह से सर काम करना है, यहाँ बॉम्बे में भी करना है, सारे या प्लेयर को भी देखना है, मल्टीपल और इंटरनेशनल लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पे। एज ए कैप्टन आपके पास, अपने आप को तो करना ही है और टीम का भी देखना, मोराल भी रखना है और स्पॉन्सरशिप भी देखनी ही है, और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, जो फैसिलिटीज चाहिए वो भी मेन आपके लिए बहुत बड़ा इशू है कि आप इस पे भी सब काम कर रहे हैं। तो ये जस्ट टेल अबाउट द व्हील चेयर, की जो व्हील चेयर होते हैं जो आपके पास हैं ये और जो बाकी देशों की हैं, जो मैं आपको कहूँ कि डेवलप कंट्रीज जस्ट लाइक यूएस, यूके, यूरोप, उनमें क्या बहुत मेजर डिफरेंस है कि जो हमारे पास वो भी प्रॉपर नहीं है, या उससे काम चलाया जा सकता है, या उसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी तो चाहिए? सिंपल ये है कि जितना अच्छा इक्विपमेंट होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, हम्म, सिंपल सा ये है। इंडिया में स्पोर्ट्स व्हीलचेयर तो है ही नहीं, हाँ। जिन्होंने भी अगर बनाया तो मैंने अभी तक नहीं देखा। मैं अच्छा। आपको फिर भी एक बेसिक व्हीलचेयर बताती हूँ। 50,000, वो भी चाइना मेड मोटिवेशन। ओके। वो थोड़ी हैवी होती है, वो एक फिक्स साइज होता है, 14, 16, 18, एक फिक्स साइज होता है। ओके। तो वो जैसा है हमें वैसे अपनी बॉडी को उसमें बैठ के यूटिलाइज करना होगा। बट अगर जब हम फॉरेन से व्हीलचेयर बाय करते हैं, वो हमारे हम्म, पैरों के साइज, हमारी बॉडी के साइज वगैरह लेके वो वैसा व्हीलचेयर डिजाइन करते हैं, अच्छा, कस्टमाइज ताकि करते हैं वो हर प्लेयर के लिए अलग? कस्टमाइज करके। ओ। हाँ, अच्छा। और वो बहुत लाइट वेट होती है सर, तो ओ। हमें स्पीड में जाना, मूवमेंट करना, मतलब जो एक होता है ना, जो एक्चुअली परफॉर्मेंस होना चाहिए वो वहां पे मिलेगा उस व्हीलचेयर पे। राइट, क्योंकि मैंने देखा है वीडियोस में ना कुछ, कि आप गिरते हैं तो आपको अपने आप ही उठना है, आपको वापस बैलेंस बनाना है और फिर से वापस गेम में आपको कंटिन्यू करना है। तो वो खुद ही प्लेयर को ही करना पड़ता है, अगर वो व्हीलचेयर से गिर भी जाए इन केस, तो उसको दोबारा बैलेंस बना के आगे गेम को कंटिन्यू, कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तो जनरली ये भी। मैच के दौरान होगा सर, तो कोई हेल्प नहीं करने आएगा जब तक हाँ। रेफरीज अलाउ नहीं करते। बट कुछ हम्म। प्लेयर उठ जाते हैं, कुछ प्लेयर नहीं उठ पाते, बिकॉज सबकी इंजरी अलग अलग है, डिसेबिलिटी राइट, अलग है। राइट, राइट, राइट। हाँ। बट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बहुत मायने रखता है, जितना लाइट वेट होगा उतना हम स्पीड ले पाएंगे, उतना कट लेंगे, अच्छे से परफॉर्मेंस होगा। आधे इक्विपमेंट ही अच्छे नहीं होंगे तो परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो पाता। तो और सारी व्हीलचेयर फॉरेन में अवेलेबल है, इंडिया में नहीं अवेलेबल है सर। कोई भी तो अवेलेबल नहीं है। आप एक नॉर्मल व्हीलचेयर भी अगर आपने हॉस्पिटल में देखा है, उस व्हीलचेयर को देखा है आपने कैसा है सर, उसके स्टैंड हम्म। वगैरह इतना ऊपर होते हैं, खुद राइट, से राइट। पुश नहीं होता, ऑलवेज कोई धक्का मारता है उसे, कोई पुश करता है। तो रोड पे भी वो नहीं चला सकते सर। उस राइट। पे ऐसी व्हीलचेयर का इशू ये होता है, जो अगर लॉन्ग टाइम तक पे उस पे व्हीलचेयर पे बैठने वाला, उसमें पोस्टर खराब होते, बॉडी शेप में डिफरेंट तो आता ही है, बट पैरों में कहीं कहीं अलग सी इंजरी शुरू होने के चांस होते हैं। लेकिन पैशन इतना बड़ा है कि ये सब चीजें भी होके भी तब भी खेलना जज्बा अपना वो कम नहीं होता। तो वो ये बहुत बहुत सॉलिड चीज है। तो गीत, एक स्ट्रैटेजी ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है या टेक्निक बोलो कि जो हर प्लेयर के लिए मस्ट है जब वो व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेल रहा है, तो आप चाहते हो कि जितने भी, चाहे वो स्टेट टीम हो, वो फॉलो करें? कोई स्ट्रैटेजी या कोई ऐसी टेक्निक जो आपको लगता है कि
वो हेल्प करेगी स्टार्टिंग से, अगर जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक लेवल से, ऐसा क्या चीज़ है कि जिसको वो स्टार्टिंग से उस पर वर्क करें, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें? जनरली हाँ। मेरा थॉट ये है कि पर्टिकुलर गेम में सबकी अलग अलग पोजीशन होती है। हम्म। मैं फॉरवर्ड पोजीशन में खेलती हूँ क्योंकि मेरा स्पीड है, कोई हम्म। शूटिंग पोजीशन पे होगा, कोई अलग अलग होगा। पर हम्म। मुझे ऐसा लगता है हर एक प्लेयर को हर पोजीशन पे खेलने आना चाहिए। आना बिकॉज चाहिए। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है गेम में। ओके। कि पर्टिकुलर हमारे कोचेस का कैसा है कि वो हमारी टीम में दो शूटर है तो वही शूट करेंगे, बट एंड में वही फेल हो जाते हैं। सो ओके। परफॉर्मेंस उनको देनी है कि कभी भी टर्न ऑफ यू हो सकता है, मतलब मैच के दौरान टर्न कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही बंदा कर पाएगा। जो बिल्कुल नहीं करता है ना वही सबसे टॉप स्कोर कर जाएगा। सो मेरा थॉट ये है कि हर एक प्लेयर को हर पोजीशन पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके वहां ना पे चाहिए। डेवलप करना चाहिए, ताकि परफॉर्मेंस कुछ भी हो, जो ग्राउंड में पांच प्लेयर होंगे ना वो इक्वल की तरह खेल सके। बिल्कुल बस। ठीक। तो ये आपको प्लेसमेंट कहीं भी हो लेकिन खेलना आना चाहिए आपको, हर प्लेसमेंट पे आपको पोजीशन पे खेलना आना चाहिए। तो गीत, एक यस। अगर कोई बड़ा गेम आ रहा हो, कोई बड़ा टूर्नामेंट आ रहा हो, तो उसके लिए कैसे आप फिजिकली और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, सब टीम प्लेयर्स, एज ए कैप्टन आपका भी और बाकी प्लेयर्स का भी? वो कैसे, कितना टाइम लगता है एक प्रिपरेशन एक टूर्नामेंट में होने में, और क्या क्या एक डेली रूटीन क्या होता है उसमें, कितने आवर्स आपको देने पड़ते हैं? और सबके सब आई थिंक प्रोफेशनल है, कोई ये तो नहीं कि पार्ट टाइम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब आई थिंक इसी में ही है। तो तो यही सबसे बड़ा इशू है, एक्सपेंसिव। सो राइट। अगर टूर्नामेंट है और हमें मेंटेन रखना है, ऐसा नहीं कि सर कल जाएंगे तो एक ही दिन में मेंटेन हो गया, 6 6 महीना कंटिन्यू मेंटेन चाहिए। मैं स्विमिंग करती हूँ, जहाँ स्विमिंग करती हूँ उन लोगों ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तो वो एक हेल्प हो जाती है, बट जिम का पैसा भरना है, डाइट करना है, तो महीने का जो एक्सपेंसिव फैमिली से मांग नहीं सकते, तो खुद से मैनेज करना पड़ता है जो पॉसिबल है। और अभी मैं प्रोफेशनली पूरा स्पोर्ट्स में फोकस कर रही थी कि मैं करियर आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो मैंने भी अपने बिजनेस को स्किप करके थोड़ा यहाँ पे करने की कोशिश की, बट छोटा मोटा स्पॉन्सर्स हो जाता है जिससे हम लोग आगे टूर्नामेंट खेल पाए। बट एक ओके। ऐसा स्पॉन्सर चाहिए कि रेगुलर बेस पे, जैसे बहुत सी कंपनी आज कैसे बहुत से प्लेयर को उन्होंने एज अडॉप्ट करके उनका एक्सपेंसिव चला के वो आगे उनको लेके जा रहे हैं। तो राइट ऐसी राइट बहुत सी कंपनियां हैं, पैरा प्लेयर को भी सपोर्ट करे। आज लोग ओलंपिक में मेडल लेकर आ गए तो वो उनको जानते हैं इसलिए वो उनके पास जा रहे हैं। राइट राइट। बट जब नीचे से स्टार्ट होता है तो वहां कोई नहीं जानता है सर। वहाँ कोई हेल्प नहीं वही करता। मेन, यस, वही कोई नहीं मेन है। करता है, तो वही जब मेन वही, अगर आप वही सपोर्ट नहीं करोगे तो राइट। कैसे होगा। मैं मुझे मेरा कॉन्फिडेंट है, मेरे कोच को हमेशा भी मुझ पे डाउट रहा, बट बेस्ट परफॉर्मेंस मैंने ही दिया सर हमेशा से, ग्राउंड पे, ऑन वेरी फील्ड गुड। और ऑन ग्राउंड बाहर दोनों तरह से। ओके। तो मुझे अपने आप पे भरोसा है। बट मुझ पे कोई मुझ पे फंड लगाएगा। जनरली मैं आपको रोटी क्लब का बताऊंगी, रोटी क्लब ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरे ओके। पास उन्होंने मेरे एथलेटिक के लिए सपोर्ट किया, उन्होंने जब भी मुझे स्पॉन्सरशिप किया मैंने रिजल्ट दिया और मैं मेडल लेकर आई। सो ओके। अब अब वो मुझे इंटरनेशनल परफॉर्मेंस पे देखना चाहते तो वो वहां मुझे सपोर्ट कर रहे। तो मेरा डर ये है कि अगर कोई मुझ पे भरोसा कर रहा है तो मैं उसको पूरी तरह से 100% रिजल्ट दूं। तो डर मुझे भी लगा रहता है। तो मैं उसमें लगी हूँ कि कहीं से मुझसे मिस्टेक ना हो, कहीं चूक ना हो। तो बट ऐसी बहुत सी कंपनियां अगर सामने आके सपोर्ट करेंगे ना, तो उससे बहुत सारे प्लेयर्स है सर वो एक्चुअली अचीव कर सकते हो। तो इंडिया में या मेडल अगर कम ये नहीं हो होंगे, जाए तो ज्यादा ही बहुत होंगे। ही, कितना इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें। तो गीत, कितना ट्रेनिंग में टाइम लगता है टूर्नामेंट में प्रिपरेशन के लिए, कितना अराउंड, कितना तो उस पे? जनरली तो पूरा पूरा दिन प्रैक्टिस की जरूरत है। बट पूरा जैसे दिन? कोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल हो तभी। अ, ओके। मैंने आपको बताया ना हमारा कोर्ट बॉम्बे में नहीं है। तो लास्ट ओके। टाइम हम नेशनल के 1 महीना पहले पुणे चले गए थे। हम्म। लकीली हमारे एसोसिएशन को कुछ होटल्स का स्पॉन्सर मिल गया तो हमारा स्टे हो गया वहाँ पे। तो हम वहाँ पे रह के हमने सिर्फ डेली का 4 घंटा ही प्रैक्टिस कर पाए, चार भी नहीं 3 घंटा। बिकॉज ओके। जैसे कोर्ट की अवेलेबल होगा हमारे लिए उस हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ता है। और टीम के साथ अगर प्रैक्टिस ही नहीं होगा तो बॉन्डिंग बनता ही नहीं। राइट। थोड़ा एक इश्यू है। तो उसका आपका, अगर आप एक रूटीन बताओगे कैसा होता है आपका, कि जिम जिम का हो गया, आपका जिम जाना होता होगा, और उसके बाद आपको कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करना होता है, तो और भी कोई गेम्स आप खेलते हैं ताकि जो हेल्प करता हो आपको बास्केटबॉल में भी? तो आपने बोला कि तो आप एथलीट भी करते हैं।
व्हील चेयर। आप टेनिस भी आई थिंक खेलते हैं ना, टेनिस भी आपने बताया था कहीं। नहीं सर, अभी टेनिस मैंने 2018 में ही खेला था, उसके बाद मैंने ओके स्किप कर दिया। बिकॉज ओके उसके ओके। लिए भी सेम इश्यूज, कोच नहीं थे, कोचेस नहीं थे, तो मैंने पहले ही स्किप कर दिया। तो फिर एथलेटिक में इंटरेस्ट था काफी टाइम से, कोई सपोर्ट मिल गया तो मैंने स्टार्ट किया। तो एथलेटिक के लिए कर रही हूँ अभी तक। बट सेम इशू, बॉम्बे में मेरे पास एथलेटिक का ग्राउंड नहीं है। तो मैं भी पुणे गई थी बीच में राइट। 2 दिन के लिए, मैंने बालेवाड़ी में एप्लीकेशन वगैरह दिया है, होप्स वहां से मुझे सपोर्ट मिल जाए। मिल भी रहा है, स्टे वगैरह फैसिलिटी अभी तक नहीं है, तो बाहर रह के एक्सपेंसिव बेयर करना आसान नहीं होगा। या मीन्स इतना आसान नहीं है। और एज ए लीडर आपको क्या लगता है कि और क्या मतलब और क्या कर सकते हैं आप टीम के लिए एज ए मोटिवेट? एक तो हो गया कि आप ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का अरेंजमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं। एज ए लीडर और क्या आपका रोल हो सकता है पैरालंपिक, अगर हम चाहें कि कभी आप पार्टिसिपेट करें और मेडल जीतें, तो उसके लिए और क्या हमें एज ए लीडर, आपको एज ए लीडर करना चाहिए? तो पहले तो टीम का एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ का तो प्रैक्टिस साथ में बहुत जरूरी है, कि आप 6 मंथ एक साथ प्रैक्टिस। रह सके, एक दूसरे को समझ सके। बिकॉज हर साल टीम चेंज होती रहेगी, तो उनसे कोऑर्डिनेट करना, रिलेशन मेंटेन करना आसान नहीं होता। और हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन। हम्म। अगर कुछ साउथ से आते हैं तो उनको हिंदी नहीं आती, अलग अच्छा। अलग स्टेट से आने की वजह से कम्युनिकेशन इशू बहुत होता है, बिकॉज उनको समझने में ही हमें टाइम लगता है। तो हम्म। जब टाइम लगेगा तभी हम आगे टीम को लेके जा सकते हैं। बिकॉज गेम में खेलते वक्त किसका मूवमेंट क्या है, हमें एक दूसरे को समझने की बहुत जरूरत है। हम्म। तो ये नहीं हो पाता है हमारा। तो बट मैं चाहती हूँ अगर हो तो हम इस बार जो हम टूर्नामेंट खेलने गए थे ना 2024 में, जनवरी में, हम्म। तो उस टाइम पे हम बहुत सारे, कुछ कुछ पॉइंट से ही हम हारे हैं मैचेस। हम जीत सकते थे, हमारी मिस्टेक भी थी करने। हम्म। कम्युनिकेशन इशू था, अंडरस्टैंडिंग बराबर नहीं थी, बिकॉज फिर से न्यू टीम थी आफ्टर लॉकडाउन, तो वो एक इशू था। बट हम जीत सकते थे, मुझे पूरा भरोसा था, ब्राउन्स या सिल्वर मेडल ला सकते थे। तो थोड़ा वैसा पॉसिबल हो नहीं पाया। अभी मुझे तक ये। मिस होता है कि मैंने, ओके। हाँ, एज ए बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है एज ए कैप्टन आपके इसमें, ये व्हील चेयर बास्केटबॉल में इंडिया का? इंडिया में तो सर जी अभी तक हमने 3-on-3 के मैचेस खेले थे, तो उसमें से कुछ मैच जीते हैं। ओके। अभी हम वहाँ पे क्वालिफाई कर नहीं पाते, बिकॉज पे वगैरह भरना है। तो स्टेप टू स्टेप जो एसोसिएशन जो एक्चुअली जो पहले संभाल रहे थे लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद अभी जिन्होंने लिया, तो वो अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ वर्क कर रही हूँ। अब टीम में तो सब आप समझ सकते हैं, फाइनेंस से बढ़कर कुछ नहीं है यहाँ पे, स्पॉन्सरशिप वगैरह। क्योंकि अगर प्लेयर को हम टूर्नामेंट के लिए बुलाते हैं तो उनके रहने का, स्टे का फैसिलिटी, उनका एयर फ्लाइट, सब सब देखना पड़ता है। बिकॉज अगर एक डिसेबल पर्सन ट्रेन में जाएगा, तो एक तो स्पोर्ट्स व्हीलचेयर होगी, स्पोर्ट्स व्हीलचेयर नॉर्मल जनरल बोगी में नहीं जाता, बहुत इशू है। राइट। अगर उसके साथ किसी एक्स्ट्रा पर्सन को लेके जाओ तो उसका एक्सपेंसिव होता है। उसका एक्सपेंसिव बेयर करना मतलब घूम फिर के उतना है, तो इससे अच्छा हम फ्लाइट से जाए। फ्लाइट में थोड़ी फैसिलिटीज होती है, बिकॉज उनकी जिम्मेदारी होती है हमें एयरक्राफ्ट के अंदर बिठाना, और एंड लास्ट में हमें एग्जिट पे भी लेके जाना, तो पूरा फैसिलिटी हो जाता है। तो हम ज्यादातर फ्लाइट ही प्रेफरेंस करते हैं, ऐसा है। और अभी एथलेटिक के लिए, टूर्नामेंट के लिए जाना है, अभी खुद मुझे स्पॉन्सरशिप मिला नहीं है, तो वो भी हम ट्राई करते रहते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं सर, अब आपके साथ क्या शेयर करूँ, क्या नहीं है। नहीं नहीं, मेरे साथ क्या, ये तो पूरी ऑडियंस का शेयर हो रहा है, पता चलना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि क्या इश्यूज आते हैं। कि क्योंकि हर कोई जब जीत जाता है तो हर कोई चाहता है कि इंडिया विंस, इंडिया विंस, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी है, उसके पीछे की जो मेहनत है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या अभी भी इंडिया में थोड़ा सा इशू है कि हमारे पास कुछ ही स्पोर्ट्स हैं। मैं अगर मेन स्पोर्ट्स भी बोलूँ तो उसमें भी मैं बहुत स्पोर्ट्स पीपल से बात करता हूँ, तो उसमें भी आई थिंक गिने चुने स्पोर्ट्स हैं जिसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उनको स्पॉन्सर्स भी मिल जाते हैं। बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत इश्यूज हैं। अगर और हाँ, व्हीलचेयर स्पोर्ट्स हो गए या डिसेबल्स वाले जो स्पोर्ट्स हो गए, उसमें तो क्या इश्यूज हैं वो आपसे पता चल रहा है हमें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। नॉट जस्ट बास्केटबॉल, आप बता रहे हो कि बाकी टेनिस भी आपने इसमें छोड़ा कि उसमें भी स्पॉन्सर्स नहीं थे, उसमें भी। और जैसे आप कह रहे हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, ऐसी बाकी डिसेबिलिटी वाले स्पोर्ट्स में भी प्रॉब्लम है, बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनमें भी व्हील चेयर का तो इशू है ही मेन। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। मतलब
आप मुझसे शेयर नहीं करोगे, मैं मेरा मुझसे इट्स नॉट अबाउट जस्ट मुझसे शेयर करना, इट्स अबाउट कि ये पॉडकास्ट है ही इसलिए कि पता चलना चाहिए कि मास्टरी करने के लिए क्या करना पड़ता है। तब भी आदमी नहीं छोड़ता काम करना, वो उसकी प्रैक्टिस करना, सब कुछ करना, क्या क्या इश्यूज आते हैं तब भी वो मास्टर रहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज ए पर्सन आप में क्या चेंज आया कि जब से आपने ये स्पोर्ट्स पकड़ा? मैं ठीक है, ये बहुत इश्यूज आए हैं, बहुत चीजें हो रही हैं, बहुत। एक तो आप कैप्टन बने, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कुछ साल पहले आपको पता भी नहीं था कि ऐसा स्पोर्ट्स था, और उसमें आप कैप्टन बने। आपने कहा कि इवन कोचेस को भी आप में कॉन्फिडेंस नहीं था, और आपने सबको प्रूव किया रॉन्ग। तो एज ए पर्सन, मतलब कि मैं आपको कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपको क्या इसका मोटिवेशन आया, कि आपको क्या एक चेंज आया आपकी लाइफ में? आपने बोला कुछ गलतियां करी आपने सुसाइड वगैरह की, जो आप रिग्रेट करते हो, लेकिन एक फ्यूचर ब्राइट भी दिखता है कि आपको लगता है कि बहुत सी चीजें पॉसिबल है अगर आप बाकी प्लेयर्स को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, कुछ प्लेयर्स को आप मोटिवेट कर रहे हो, कुछ को आप हेल्थ में भी आप ट्राई कर रहे हो कि उनको जैसे उनको पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनके लाइफ में भी, आप उसमें भी आप ट्राई कर रहे हो कि आपके जो टीम प्लेयर्स हैं वो मोटिवेट रहे हैं, उनको वो सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। एज ए पर्सन, एज ए लीडर, आपको क्या लगता है कि आपने कैसे इवॉल्व किया है अपने आप में? सो जनरली तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे टीम प्लेयर्स के लिए वो करना है, उसके लिए ये वो, ऐसा बिल्कुल नहीं थॉट था मेरा। बट जब 2017 से मैंने स्टार्ट किया ना, बहुत सी प्रॉब्लम से फेस की। इनफैक्ट मेरे पास एक स्पोर्ट्स व्हीलचेयर तक नहीं थी। एक एनजीओ ने हमारी टीम को स्टार्टिंग में 2017 में 5 व्हीलचेयर दिए, उन्होंने, एनजीओ। सो उस एनजीओ में हमारी टीम से एक प्लेयर थी, ऑलरेडी उनके एनजीओ में वर्क करती हूँ। सो मेरा हम्म। पहली बार 2018 में इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुई, और हम्म। उस पर्सन का नहीं हो पाया। हम्म। तो एग्री की वो मेरी मिस्टेक नहीं थी। तो उस एनजीओ ने, मतलब वो जहाँ पे वर्क कर रही थी एनजीओ में, जिन्होंने हमें 5 व्हीलचेयर दी, उन्होंने वो व्हीलचेयर रिटर्न ले ली मुझसे। अच्छा, रिटर्न ले ली? रिटर्न भी ले ली, रिटर्न भी ले ली, सोचिए अब। हम्म। तो रिटर्न लिया, जबकि मेरे कोचेस ने इनसे थोड़ा ये भी कहा कि अभी उसका इंटरनेशनल टूर्नामेंट है तो आप उनको जाके आने दो, फिर उसके बाद आप ले लेना, मतलब रिटर्न दे देंगे। मुझे 1 महीने का बस एक्सचेंज टाइम चाहिए था, मेरे पास अभी कुछ नहीं था, व्हीलचेयर भी नहीं थी। सो उन्होंने नहीं सुना कोचेस का, मैंने भी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बिल्कुल नहीं कि आप दे दो, हम बाद में देखते हैं। मुझे बहुत फील हुआ उस टाइम पे। मैंने उसी वक्त डिसाइड किया था कि मैं उस मुकाम पे तो पहुंच के ही रहूंगी। और रहा उस टाइम पे जो मैंने फील किया था ना, मैं चाहती हूँ कि वो फील और कोई प्लेयर ना करे। कि आपको अगर जो तकलीफ है वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, मतलब आप सोचिए ना सर, अगर एनजीओ किस लिए है। आई एग्री कि अलग अलग डिसेबिलिटी की एनजीओ है, बट आपको देने से पहले भी तो पता होगा ना कि राइट। ये एनजीओ किस पर्पज के लिए कर रही है और आप क्या दे रहे हो। आपने हम्म। स्पोर्ट्स व्हीलचेयर ऐसे ही नहीं दिया था, देने हम्म। के बाद रिटर्न मांग रहे हो, तो इससे घटिया मैंने कोई एनजीओ को नहीं देखा जनरली। सही तो कह रहे हो। मैंने उसी वक्त सोचा कि मैं अपने आप को ऐसा बनाऊंगी कि मुझे किसी के सामने जान हाथ ना फैलाना पड़े। मेरा दूसरा, मैं ऐसे प्लेयर लोग को हेल्प करूंगी कि उनको तकलीफ ना आए। हम्म। और आज मैं वही कर रही हूँ सर, वो दैट्स कोई ग्रेट। भी फील्ड में हो। अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, 1 तारीख को बॉम्बे में हम्म। एक एग्जीबिशन मैच का हुआ था, बॉम्बे पूना हम्म। गर्ल्स का सिर्फ। हम्म। जिन रोटी क्लब के साथ करके हुआ, पूरा ऑर्गेनाइज उनके साथ मिलके, सारा वर्क मैंने अकेले नहीं किया। और हम्म। इतना अच्छा मैच हुआ सर, इतना अच्छा। आप हम्म। यहाँ पॉसिबल होते तो मैं आपको इनवाइट करना चाहती, क्योंकि बोलने में और प्रैक्टिकली मैच देखने में बहुत डिफरेंस है, बहुत। बहुत डिफरेंस। तो जब तक आप मैच देखोगे नहीं ना, आपको वो बिलीव नहीं होगा। सो मैच का हमने इतना ऐड किया था, बहुत प्राउड था। अच्छा हुआ, काफी बेस्ट हुआ, लोगों को नई चीज देखने मिली। तो तो गीत ये अगर मैं आपसे पूछूं पांच चीजें, पांच ऐसी पांच चीजें, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट चीज, इंडिया को, इंडिया एज ए कंट्री, सबको, चाहे वो लोग हो गए, चाहे गवर्नमेंट हो गई, चाहे वो स्पॉन्सर्स हो गए, पांच चीजें जिसपे अगर हमें चाहिए प्लेयर जो पैरालंपिक में जाएं और मेडल जीत कर लाएं, तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, क्या चाहिए? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, सेकंड क्या चाहिए, थर्ड? मैं एक सिर्फ बास्केटबॉल की बात नहीं कर रहा, इट इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग जो पैरालंपिक में हमें मेडल्स लाए, जो हमें दिखाएं कि वी ऑल्सो हैव द बेस्ट प्लेयर्स। लेकिन
हमें ये 5 एरियाज पे फोकस करके अगर हम करेंगे सबको, मैं जस्ट एक को मैं नहीं देना चाहता कि गवर्नमेंट को ब्लेम या लोगों को या किसी को भी, सबको मिलके अगर करना चाहें तो वो क्या 5 पॉइंट्स होंगे जिन पे आपको होगे कि फोकस होना चाहिए? सर सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट इंडिया में कहीं अवेलेबल नहीं है, सब फॉरेन से। बस की कॉस्ट इतने ज्यादा है कि हमें से कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता इंडिया में, जबकि मेक इन इंडिया इतना बड़ा हमारा वो है, तब भी नहीं है कोई नहीं मैन्युफैक्चर। नहीं, ओके। सारी चीजें बाहर है, बिकॉज ये चीजें कि वहां तो और ज्यादा सर्वाइव उनके लिए तो वो रेगुलर चीजें है फॉरेन। हमारे लिए ये सब चीजें नहीं है। बट कि तो प्लेयर्स तो हैं हमारे पास। अगर मैं जितना मैं समझता हूँ कि चाहे वो बास्केटबॉल हो गया, चाहे आप टेनिस कह रहे हो, स्टेट टीम्स हैं, इट मीन्स प्लेयर्स हैं हमारे पास। अगर स्टेट टीम्स खेल रही हैं तो, क्या तो सारी स्टेट्स खेलते हैं ये बास्केटबॉल, व्हीलचेयर यस, व्हीलचेयर बास्केट? काफी काफी स्टेट है। इट मीन्स, ऑलमोस्ट 15 से 20 स्टेट है। नहीं, 20 से प्लस ही है मेंस टीम की। तो मैं अगर वुमेन्स की भी 18 के आसपास है। ओके सुपर। तो इतने लोग हैं, मैं एक मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि बिजनेस नहीं है। अगर वो सोचे कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो मुझे बिजनेस नहीं मिलेगा, मैं जस्ट एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि एक बिजनेसमैन अगर कर भी रहा होगा, चाहे गवर्नमेंट का एड से करे, चाहे गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर करे, इवन गवर्नमेंट की कुछ, तो इट मीन्स प्लेयर्स हैं, टीम्स हैं। तो क्या दिक्कत है ये व्हीलचेयर बनाने में इंडिया में, मेक इन इंडिया? अभी हम इम्पोर्टेड, आप कह रहे हो कि इम्पोर्टेड चाहिए, वो तो आ ही नहीं रही, जीरो है। और अगर इंडिया में भी बनाने का तो नहीं है, वो भी जीरो है। तो पहली चीज आपने बोला व्हील चेयर, कि इक्विपमेंट सबके पास होने चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सेकंड सर, ग्राउंड। ग्राउंड ग्राउंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम है कि उनको ग्राउंड कोई ग्राउंड इज देना सेम, पसंद नहीं ग्राउंड इज सेम फॉर द जो मैं कहूँ ट्रेडिशनल हमारे जितने स्पोर्ट्स हैं, वही सेम ग्राउंड यूज होता है, लेकिन आपके है। पास यस नहीं है। यस। ओके। नहीं, ओके। बिकॉज बाकी लोग पे करके देते हैं ना, हम पे नहीं कर पाते। ओके। तो उनको बहुत से ऐसे स्टेट में लोग हेल्प करते हैं, बट टेम्पोररी ये चलता है। अभी हमारा 2018 से सेंटा क्रूज में जो कलीना यूनिवर्सिटी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वहाँ पे एक मैम है, उन्होंने हर डिसेबिलिटी का वहाँ गेम स्टार्ट किया। अच्छा। आज उन्होंने मैम के साथ उन लोगों की बनती नहीं है, क्या है आई डोंट नो, बट सब बंद करा दिया जो मैम ने एक्टिविटी शुरू की थी। उस चक्कर में तो हम फंस गए सर। अच्छा, तो सब बंद करा दिए। ओ। सब सब टोटल फेंसिंग था, बास्केटबॉल था, टेनिस था, बैडमिंटन भी होता था पैरा का वहाँ पे। एक अलग ओके। जोन तैयार हुआ था। इनफैक्ट ओके। एक्सेसिबिलिटी वहाँ कम थी, तो हमने स्पॉन्सर ढूंढ के और ज्यादा उस चीजों को वहाँ पे एक्सेसिबल कराया। मतलब जहाँ हम जहाँ पीने का पानी का वाटर टैंक था, वहां हम जा नहीं पाते थे खुद से, वहां पे स्टेप्स थे, तो बार बार किसी का वेट करना पड़ता ओके। था। कोई आएगा हमें पानी देगा बॉटल में। तो हम्म। वो था। फिर स्टेप्स के पास रेलिंग नहीं था कि जो क्रचेस लेके वॉक करते उनको पकड़ के चलने के लिए नहीं था। तो जनरली हमने स्पॉन्सर ढूंढ के 1.5 लाख के आसपास स्पॉन्सर करा और वहां पे पूरा एक्सेसिबल करा ताकि सब इजीली सरवाइव कर सके वहाँ। और बहुत बेस्ट हो गया था। और फिर उसके कुछ महीनों में बंद हो गया। महीनों बाद ही बंद हो गया, कुछ महीनों बाद। तो वो मीन्स बिकॉज ऑफ कुछ इश्यूज हुए तो इसलिए बंद हो गया, लेकिन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं वहाँ पे वैसे? नो। फैसिलिटीज अवेलेबल है, काफी अच्छी है। सब ओके। हमने एक्सेसिबल करके दिया था, मैम ने भी काफी किया। पर्टिकुलर व्हीलचेयर ओके। वालों के लिए एक वॉशरूम बनाया गया ताकि वो ओके। इजीली व्हीलचेयर जा सके। मतलब सब बेस्ट था हमारे लिए। हमारे लिए वो हमारा हम्म। दूसरा घर था। अब सोचिए ना, 2017 से हम खेल रहे, और आफ्टर लॉकडाउन 2023 तक खेला था हमने। राइट। तो राइट। राइट। अक्टूबर में हमारा टूर्नामेंट था, उसके कुछ महीने, एक महीने पहले ही बंद कर दिया था। तो बहुत बड़ा इशू था। ओके। ठीक है, सेकंड थिंग हो गई आपकी ग्राउंड फैसिलिटीज जो आप कह रहे हो। थर्ड? थर्ड सर, फाइनेंशियली सपोर्ट। फाइनेंशियल बिकॉज सपोर्ट। पैरा स्पोर्ट्स में जो डिसेबल पर्सन है, हम्म। बहुत लोगों की एक तो एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है तो जॉब नहीं है, जॉब हम्म। नहीं है तो फैमिली पे डिपेंड है। तो हम्म। स्पोर्ट्स खेलने के लिए बहुत से लोगों को सोचना पड़ता है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आगे बढ़ो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिनको स्पोर्ट्स स्किप राइट। करना पड़ता। तो अगर जैसे आप हम्म। जानते हैं शायद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, तो राइट। वो पर्टिकुलर पैरा स्पोर्ट्स के लिए ऐसा ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करे
तो हम्म मुझे नहीं लगता बुरा होगा, बिकॉज वहाँ सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी तो वो इजीली खेल भी पाएंगे। हम्म। मेरे हिसाब से तो यही है। ओके, ठीक है, थर्ड हो गया फाइनेंशियल सपोर्ट। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? कुछ आपको? नो सर, फिलहाल तो इसी में सब आ गया। अगर नहीं, आपने कहा साई ट्रैवल, सपोर्ट कर दे तो। आपने कहा फ्लाइट चाहिए होती हैं हर जगह जाने के लिए, क्योंकि ट्रेन हाँ। में इट्स नॉट इजी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी आप यूज़ करते हैं वो भी यस। एक इशू है, कि आपको हाँ, कहीं भी जाना हो वो इशू किसी है के सर, साथ भी। बिकॉज स्पोर्ट्स व्हीलचेयर होता है साथ में। हम्म हम ऑलरेडी एक व्हीलचेयर पे बैठे हैं, ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा व्हीलचेयर होगा, फिर लगेज होगा, तो हम उसे हम्म। कैसे कैरी करेंगे? और फैमिली से हर बार कोई हमारे लिए नहीं आ सकता यस। अपना काम वगैरह छोड़ने, बिकॉज हमें एक एक महीने के लिए बाहर रहना पड़ता है, 15 दिन हम्म। के लिए। तो राइट और राइट। स्पोर्ट्स में ये एक प्लस पॉइंट है सर कि हम खुद पर डिपेंडिंग होना सीखते हैं। हाँ, खुद हमें पे हर डिपेंड जगह होना। फैमिली की जरूरत नहीं है, खुद खुद ट्रैवल करते हैं, खुद ये एक ट्रैवल। आपको मतलब स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, एक एडवांटेज मिला कि अब आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप ही इतना कुछ आ गया सब प्लेयर्स को। ओके। यस यस सर, ये थी। दूसरा, ठीक। अ, जो अ, जो रिस्पेक्ट सर एक डिसेबल राइट। होने के बाद नहीं मिलती है ना, हम्म। स्पोर्ट्स में वो रिस्पेक्ट कमाया है। यस, वेरी गुड। तो मैं वो। बस ये एक्चुअली मैं ये वर्ड सुनना चाहता था गीत, सही बताऊं, रिस्पेक्ट। जो अब आपने बोला है, मतलब इतनी देर के बाद, मैं एक्चुअली क्वेश्चन पूछने वाला था कि थोड़ा सा आउट ऑफ द वे क्वेश्चन पूछने वाला था एज ए पर्सनल आपसे, कि इतना कुछ जो आपने करा है, वो फाइट कर रहे हो, किसके लिए करो? एक इमोशंस होते हैं ना, लाइफ में इमोशंस होते हैं। क्या, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ना, जो जिराड थे, कार सेल्समैन थे। उनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग थी, कि बहुत फेलियर देखे उन्होंने। अमेरिकन थे, और एक टाइम ऐसा आया कि घर में खाने के लिए पैसा नहीं था। तो कहीं बिजनेस करे, जॉब करे, सब में फेलियर थे, एंड ही वाज लाइक घर पे थे और बच्चे भूखे थे। तो वो घर से बाहर निकले कि जो भी पहली जॉब मिलेगी मैं ले लूंगा। ओके, जो भी मिला। और उनको एक कार शोरूम मिला, और उन्होंने कार शोरूम ले लिया, और उनको कार सेल करी, और उनको उस कार जो बेची उन्होंने, उससे जो कमीशन आया उससे उन्होंने घर में उनके ग्रोसरीज वगैरह सामान आया, और बच्चों ने खाना खाया। ठीक है। तो वो कहते थे जब भी वो एक, और वो गिनीज रिकॉर्ड बना उनका, वर्ल्ड के बेस्ट कार सेल्समैन बने वो, सबसे ज्यादा कार बेचने का रिकॉर्ड है उनका। तो जब भी वो कार बेचते थे, तो वो उनको एक इमोशन याद आता था कि उनके फादर ने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी थी जब वो छोटे थे। ओके। तो वो जब भी कार सेल करते थे, जब भी नया एक ऑर्डर आता था उनका, तो वो ये सोच के करते थे कि जस्ट फादर को दिखाने के लिए, चाहे वो हो या ना हो, एक उनको एक इमेजिनेशन में, कि ही वॉज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हिज फादर। ओके। तो अभी आपने जो रिस्पेक्ट की बात बोली कि एक रिस्पेक्ट आया, तो मुझे वही एकदम से एग्जांपल याद आ गया कि क्या इमोशन होता है कि एक फैमिली से रिवेंज लेना है, कि जिन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी, फैमिली, समाज की। रिवेंज, रिवेंज का मीनिंग ये नहीं है कि खराब हो, रिवेंज मीन्स कि पॉजिटिव वे में, कि आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, है ना। सक्सेस इज ऑल्सो रिवेंज, बिकमिंग सक्सेसफुल इज ऑल्सो रिवेंज काइंड ऑफ थिंग। या फिर आपका पैशन, कि आपको उससे इतना प्यार हो गया उस स्पोर्ट से, कि आपने कहा दुनिया में चाहे कुछ भी हो, मुझे तो इस स्पोर्ट में करना ही है, चाहे कुछ हो या ना हो, चाहे स्पॉन्सर मिले या ना मिले, चाहे ग्राउंड हो या ना हो, मेरे को इस लव, एक लव होता है ना वो। थर्ड चीज, रिस्पेक्ट। एक हो गया रिवेंज। रिवेंज इन द सेंस कि जिन्होंने आपके साथ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेट, बट जो आपने लाइफ में देखा है राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। ओके। एक रिवेंज होता ही है माइंड में, मैं बिल्कुल क्लियर बातें करता हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ, कि एक होता है कि कहीं कुछ लोगों ने करा। दूसरी चीज, लव फॉर द स्पोर्ट आपका इतना बड़ा था। या तीसरा, रिस्पेक्ट। तो अगर मैं तीन इमोशन में से आपसे पूछूं कि कौन सा इमोशन है जो आपको सोने नहीं देता, या आ, आपको गिरने नहीं देता, आपको आपको डिप्रेस नहीं होने देता, तो कौन सा नंबर वन बोलोगे आप इमोशन? आप क्यूट। सब इम्पोर्टेंट ये है कि अपने आप से फाइट करना बहुत इम्पोर्टेंट। सोसाइटी तो सेकंड प्रायोरिटी है, फैमिली सेकंड होगी। जब तक खुद से फाइट नहीं करेंगे तो हम उसी लेवल पर रहेंगे जनरली। ओके। ओके। तो खुद से फाइट करना बहुत जरूरी है। तो जब मैंने स्टार्ट किया ये, तो मेरी फाइट खुद से ही थी। मुझे जो अपने लिए
उस दिन अपनी नजर में उठना था कि मैं भी हूँ कुछ, जीरो नहीं हूँ। राइट। तो जब वो होता गया ना धीरे धीरे, तो मजा आने लगा। अच्छा। मजा आने लगा, मुझे लगा मैं एक्चुअली अब लाइफ जी रही हूँ और मैं कुछ कर रही हूँ। सो उस टाइम पे सर, जो स्पोर्ट्स में आने के पहले फ्रेंड्स से कभी कभार बात हुआ, कभी मिल रहे, कोई पूछ लिया, ठीक। अब लोग बुलाते हैं, हम्म। आप आओ। पहले कोई मिलना पसंद नहीं करता था, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। अब हर कोई जानता है, हर कोई बुलाना पसंद करता है। अब हमारे पास जाने को टाइम नहीं होता। तो तो उसने आपको वो एक इम्पोर्टेंस दे दी जो आपको चाहिए थी, लाइफ से चाहिए थी, वो आपको एक, आप जो डिजर्व करती थी, वो एक, आपको एक इम्पोर्टेंस मिला कि अब हाँ, समाज में आपका एक एक आपका अपना नाम है, कि जो आपको एक अप्रिसिएशन मिला। ये यस सर। एक मीडिया, अगर मैं कहूँ कि मीडिया और पब्लिक अवेयरनेस का क्या, आपको क्या लगता है कि क्या कमी है? क्योंकि सिर्फ इट्स नॉट अबाउट, देखिए, लोग बैठे हैं, बहुत बहुत लोग बैठे हैं जो करना चाहते होंगे हेल्प, स्पॉन्सर्स होंगे, लेकिन देखिए ना, हमारी मीडिया थोड़ा ना वैसी है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात करूँ, ये कुछ ही चीज़ें कवर करती है, पॉलिटिक्स कवर करती है, स्पोर्ट्स में क्रिकेट ही कवर करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर बॉलीवुड ऐसी चीज़ें कवर करती है। तो यही चीज़ें हैं जो मोस्टली हम न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं। ओके। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया का क्या सपोर्ट मिल सकता है आपको, या जो अब मैं कहूँ कि पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कुछ कैंपेन्स होते हैं जो बताएं कि इस तरह के, ये तो हो गया पॉडकास्ट, हो गया तो हो गया कि कुछ लोग हैं जो पॉडकास्ट करेंगे, जो जानेंगे, कुछ लोकल मीडिया है जो हेल्प करता है, जो पूछता है। तो मीडिया का कहाँ कमी आ रहा है, कहाँ पे मीडिया का सपोर्ट जनरली चाहिए होगा? मीडिया का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो हमारी स्टोरी दिखाएंगे नहीं तो लोग हमें जानेंगे कैसे? और राइट। लोग जानेंगे नहीं तो आपको सपोर्ट करने आएगा तो। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या फेस कर रहे हो वो मीडिया, क्योंकि मीडिया इज ऑल। तो कभी मीडिया आता है आपसे मिलने, या कभी होता है आपका जैसे ऐसे कुछ जनरली प्रोग्राम्स होते हैं या टूर्नामेंट्स होते हैं? क्या होता है ना, जब आपने आपका स्टोरी उनको बनाना है, वो तभी आते हैं। जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो उनको इनवाइट किया जाओ तो वो नहीं आते। ओके। जब उनको मीडिया डॉक्यूमेंट्री वालों का टाइप कैसा वाला। है कि उनको एक जैसे बोलते हैं ना, एक कुछ प्रोजेक्ट दे दिया गया कि अभी ये टाइम है तो आपको एक ऐसा एक स्टोरी डालना है, तो वो तब यूटिलाइज करते हैं हम। डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाना होता है। हाँ, डॉक्यूमेंट्री टाइप वो तब हमें यूटिलाइज करते हैं। हमारा एक स्टोरी दिखा हम्म। दिया, हमारे घर का शूट, हमें खेलते हुए हमारी 50 प्रॉब्लम्स को दिखा देंगे, हम दुखी थे, ये थे, वैला ला राइट, ढिमकाना, राइट, राइट। वो यही दिखाते। ये वीडियो आने के बाद थोड़े व्यूज आ गए, ये आ गए, बस उतना ही सीमित। तो टूर्नामेंट उतना ही कवर नहीं सीमित। करते हो, जैसे रेगुलर वो टूर्नामेंट्स होते नहीं हैं वो आते, कवर नहीं आते। नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते? जनरली कोई टूर्नामेंट हो भी रहा है, आपने इनवाइट भी किया कि सर आप आइए थोड़ा कवर कीजिए, हाँ ठीक है, फिर पूछते हैं कितना मिलेगा। पूछा उन्होंने, बाकायदा मुझे भी पूछा अच्छा। गया है कि फर्स्ट अच्छा। मैच के एग्जीबिशन मैच के लिए मुझे बड़े लेवल पे थोड़ा करना था, बिकॉज मुंबई प्लेयर्स लोगों को सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है। तो मुझे दिखाना था कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हम ऐसे से सर्वाइव करें। मैंने बहुत से लोगों को इन्वाइट किया। मुझे ओके। सबने एक ही इशू दिया कि बजट का आ गया है, वो एक इशू है, हम बिजी है। कुछ लोगों ने प्रॉमिस भी किया मैं आ रहा हूँ, कुछ लोगों अच्छा। ने बोला ठीक है मैं आता हूँ, आप कितना दे रहे हो, अच्छा। कितना ये दे बोले, रहे हो? Okay. कितना दे रहे हो? आप ठीक अगर, है जी। हम्म। अब कैसे मैं आपको बताऊं सर कि मीडिया का कहाँ सपोर्ट मिल रहा है और कहाँ नहीं? कहीं सपोर्ट मिला है, बिकॉज मीडिया ने हमारी स्टोरी भी कवर की है तो लोग हमें जानने भी लगे। तो वो एक अलग है, तो लोग आते भी है सपोर्ट। बट जब आप ऐसी चीजों पे आप नहीं जाओगे, आप सर बताइए ना, इतने बड़े मीडिया प्रोडक्शन में क्या एक बस बंदा नहीं है कि उस चीज पे जाके वो कवर कर सकता है? राइट। होगा, कितना टाइम लगेगा? एक 15 मिनट, एक आधा घंटा स्टोरी कवर कीजिएगा। जब तक आप दिखाओगे नहीं कि आपके स्टेट में कौन से प्लेयर को क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमारी तो प्लेयर भी नहीं, हमारी पूरी टीम है। और आज के टाइम पे रोटरी क्लब इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं सर, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उन्होंने मुझे रोटरी सपोर्ट क्लब्स। किया, मेरे कहने पे और भी प्लेयर को सपोर्ट कर रहे, बिकॉज उनको मुझ पे ट्रस्ट हुआ कि इन्होंने जो बोला वो करके दिखा। तो वो और भी प्लेयर लोग को हेल्प करने के लिए सामने आए। उन्होंने बाकायदा मुझे तो ऑनरेबल मेंबर भी बना दिया। मैं पे नहीं कर सकती, मैंने बोला उनको कि मैं क्लब का पे नहीं कर पाऊंगी, प्लीज, इसलिए आपको पे नहीं करना है, आप सिर्फ हमारे ऑनरेबल मेंबर बन जाओ। मैंने फिर वो भी बन गए। फिर उनके साथ मैं गुजरात गई थी। आपको मैं बताऊं, मैं रेसिंग एथलेटिक के लिए
काफी टाइम से अच्छा इक्विपमेंट देखूंगी जो 9 लाख की कीमत है, प्लस उसका अच्छा। शिपिंग चार्जेस वगैरह लेके 11 लाख कुछ है। मैं वो 1.5 साल से मैंने सोचा कि अब हो नहीं पाएगा तो मुझे ये भी गेम छोड़ना पड़ेगा, मैं कहाँ से कौन सा लाऊं। इक्विपमेंट कह रहे हो, कौन सा इक्विपमेंट? एथलेटिक का रनिंग व्हीलचेयर, रेसिंग अच्छा, व्हीलचेयर, रनिंग व्हील जो चेयर, ओके। फॉरन में। हाँ रनिंग व्हीलचेयर है वो ओके। एथलेटिक के लिए। बट वो ओके। मेरे पास जो है वो बेसिक है, बट अभी आगे बढ़ना है तो अच्छा इक्विपमेंट चाहिए, नहीं तो राइट। बेसिक में मैं भाग नहीं सकती ज्यादा। हम्म। तो मैंने सोचा अब मुझे लगता है ये गेम भी स्किप करना पड़ेगा। 6 महीने से यही मेरे दिमाग में। मैं रोटरी क्लब के साथ गई थी वहां पे। हम्म। उनका एक रैली निकला था ऑर्गन डोनेशन का। तो वो गुजरात में लेके गए, सूरत, सूरत से बड़ोदरा, हर डिस्ट्रिक्ट में हम घूमे हैं 6 दिन के लिए। हम्म। बट हम्म। उस टाइम पे ये हुआ सर। म्यूट हो तो गया हाँ। हाँ सर, वो ये हुआ कि मैंने जो जनरली वहां पे एक सर थे निकुंज सर, मैंने उनको ऐसे बताया कि सर, वो पूछे वो ओके। अभी क्या करती है, वो हम्म। आगे कैसे बढ़ेगी, मतलब क्योंकि जो एथलेटिक का गेम था उन्होंने ही मुझे सबसे फर्स्ट ट्रेनिंग के एक्सपेंसिव के लिए हेल्प किया था। मैं उनसे मिली नहीं थी, पर इतने अच्छा। सालों के बाद उनको फर्स्ट टाइम कॉल से मिली। तो उन्हें बताया सर कि ऐसा ऐसा है, अब देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। लिटरली उन्होंने ग्रुप में पूरा डिस्कशन किया, जितने लोग आए थे रोटी क्लब के। 15 मिनट में उन्होंने 9 लाख रुपया मुझे अरेंज करके दिया। अच्छा, सो गुड। 15 मिनट में। 15 मिनट में 9 लाख रुपए? हाँ बट यहाँ के डीलर भी सर है, बड़े एक्सपर्ट है। एक तो 9 लाख अरेंज हुआ, वो नहीं, 9 लाख के साथ अभी शिपिंग चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस मिला के वो हो गया 12 लाख। अब मैं वो स्पॉन्सर्स को कोटेशन कैसे दूंगी। 9 लाख के बाद ही 3 लाख एक्स्ट्रा बचा है। राइट। कैसे होगा। राइट। ये तो हमारे यहाँ के डीलर भी थोड़ा सा नहीं कि हम यहाँ के, उनको पता है कंडीशन हम्म। कैसे स्पॉन्सर्स ला पा रहे या कैसे ये कर पा रहे, तो वहां पे हम्म। थोड़ा उनको कंसेशन में थोड़ा हेल्प करना चाहिए, वो भी और डबल बढ़ाते जा रहे। तो सोचना पड़ता है कि क्या करेंगे। राइट। ठीक है गीत, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। ठीक है, बहुत कुछ यस सर। आपसे समझा, मैंने सीखा आपसे, बहुत चीज़ें पता चली। मैं कहूँ ठीक है, एक हो गया, एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए एक कंसर्न है कि बहुत से लोग हैं जो अभी भी स्पोर्ट्स में नहीं आए, सब हो गया। जो डिसेबल हैं। अगर वो ये सब सुनेंगे तो मुझे लगता है वो वहीं गिव अप कर दें, पता नहीं एंटर ही ना करें। हाँ पता है वो उनके हाँ। पास एक होप भी है कि आप जैसे लीडर्स बैठे हैं जो हेल्प करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो उनको आप क्या मैसेज देना तो चाहते हो, जो एस्पायरिंग हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, या मे भी उन्होंने कहीं देखा हो, उनको भी लगता है कि आ, आ, हम भी कर सकते हैं, या एक होप आई, उनमें भी होप आई हो, या एक होता ना, या फिर स्पोर्ट्स को देख के इंटरेस्ट आया हो। तो लेकिन वो जब कठिनाई सुनेंगे तो वो वहीं पे कहीं रुक ना जाए। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि ये सब तो है प्रॉब्लम्स, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ अच्छा भी तो हो सकता है ना, जो जो उनको यहाँ मिलेगा। सर जनरली ये है कि मैं बहुत से ऐसे पैरा जो हमारी तरह डिपेंडेबल पीपल है, मैं उनसे एक ही बात कहूंगी, आप आगे बढ़ो ना बढ़ो, नहीं बढ़ पाए तो भी नो इशू, बट एटलीस्ट अपने आप को खुद को डेवलप करने के लिए, खुद पे डिपेंडिंग होने के लिए स्पोर्ट्स जरूर ज्वाइन करो। ये बिकॉज पर्सनालिटी। स्पोर्ट्स, हाँ, खुद को डेवलप करने में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा हाथ है। तो राइट। एटलीस्ट खुद पे डिपेंडिंग हो जाए, घर पे डिपेंडिंग ना हो, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। राइट। तो गीत, आपको एक एक चीज मुझे और पूछनी थी। जो पैरालंपिक्स होते हैं, जो कमेटीज होती हैं इनकी, जैसे ओलंपिक कमेटी होती है, इनकी कमेटीज होती हैं, क्या इनका कुछ गवर्नमेंट में प्रेशर नहीं आता है कि आप भी अपनी टीम को भेजो, डेवलप करो, उनको यहाँ पे टूर्नामेंट्स में खिलाओ? तो गवर्नमेंट को कुछ, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि उनको भी टीम भेजनी है? जैसे बाकी कुछ स्पोर्ट देखे उन्हें, क्रिकेट वगैरह में, उनमें तो उनको वर्ल्ड कप जीतने का प्रेशर है कि वर्ल्ड कप जीत के लाओ, ये लाओ वो लाओ। तो क्या यहाँ पे नहीं होता? ट्वीट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन होते हैं, मिठाइयाँ बढ़ती हैं, सब कुछ होता है। तो क्या यहाँ पे उनको प्रेशर नहीं होता गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, या सर पीसीआई, अब जो प्लेयर क्वालिफाई करके वहां तक पहुंचे वो वहीं तक सीमित हो, वो नीचे की तरफ देखते नहीं है कि इस स्टेट में क्यों प्लेयर डेवलप नहीं हो रहे, स्टेट में क्यों प्लेयर आगे नहीं आ रहे। क्या रीजन, बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन जब तक वर्क नहीं करेगा तब तक प्लेयर डेवलप नहीं होंगे। तो एसोसिएशन का काम है प्लेयर को डेवलप करे, वो एक प्लेटफॉर्म दे ताकि वो अचीव करे और आगे जा सके। ये मैंने जैसे आपको बताया कि सब बेसिक चीजें ही पूरी नहीं हो पाती है।
महाराष्ट्र हमारे इतने प्लेयर्स है, मैं एथलेटिक के लिए जाती हूँ ना, सारे प्लेयर बस ऐसा लगता है कि मेहनती है सब, बट उनको एसोसिएशन से सपोर्ट नहीं आता, तो सो वही वो कह रहा आगे हूँ। डेवलप नहीं हो पाते। एक तो क्या गीत की विल नहीं है गवर्नमेंट की, ठीक है, गवर्नमेंट की या अथॉरिटीज की विल नहीं है, ठीक है, वो करना नहीं चाहते। पैसे की कोई कमी नहीं है, फंड की कमी नहीं है, बहुत फंड है कंट्री में, स्टेट्स में, ऐसा कोई सर हर नहीं है। जगह फंड हर जगह है। फंड है, मैं कह रहा हूँ ना, कोई फंड की कमी ही नहीं है कहीं भी। तो विल नहीं है इसका मतलब, विल नहीं है। तो क्या प्रेशर भी नहीं है, फियर भी नहीं है कि कोई बाहर से प्रेशर हो किसी इंटरनेशनल बॉडी का या किसी का कि आपको भेजना है, आपको करना है, आपको भी टीम डेवलप करनी है, वो भी नहीं है, कोई वो प्रेशर भी नहीं है। सर वो प्रेशर ऐसा कुछ नहीं होता है, जब तक क्वालिफाई करके आप आगे नहीं बढ़ो तो उनको अच्छा। भेजना ही है। ऐसा हर साल कोई ना कोई प्लेयर्स को उनको भेजना है, अब पर्टिकुलर यही नहीं है कि मैं ही रहूँ, कोई और भी होगा, कोई और भी होगा, लेकिन जब वो वहां पे कब क्वालिफायर होगा, जब एशियन गेम, इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ सब मेडल जीतेगी, तो वो स्टेप टू स्टेप जाता है। तब बट जाके। स्टेप टू स्टेप जाने के लिए तब यहाँ तो सरवाइव करना पड़ेगा ना, तब हम वहां हम्म, पहुंचेंगे। जो पहुंच गया सब पहुंच गया, ऑलरेडी जो पहुंच गए लोग उनको हम्म, जानते हैं, पीसीआई उनको प्रमोट कर रही है, वो सब ठीक है। जो नहीं हम्म, पहुंच पाया उसको क्या कर रही है पीसीआई, पीसीआई को भी तो प्रमोट करना पड़ेगा कि ये प्लेयर यहाँ क्यों नहीं डेवलप हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं ग्रोथ हो रहा है इनका। एसोसिएशन में इतने प्लेयर्स होने के बावजूद भी क्यों इतना मेडल्स रेशो इतना कम है, वो भी तो एक रीजन हो। हम्म। किसी को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में इंटरेस्ट जनरली। नहीं है। एंड ऑफ द वही लोग जानते हैं जो ओलंपिक में मेडल लाते, जिनको मोदी से मिलते हैं। ये तो है। सही बात है गीत, बहुत अच्छा लगा। तो नाइस मीटिंग यू। सो मेनी थिंग्स आई लर्न फ्रॉम यू। बहुत चीज़ें सीखी। होप कि आई होप कि ऑडियंस भी जाने समझे, और ऐसा नहीं है कि इसका मतलब, मैं स्पेशली मैं पैरा एथलीट्स की बात कर रहा हूँ जो, या एस्पायरिंग पैरा एथलीट जो आना चाहते हैं, तो उनको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि उनके, आपने बोला कि उनकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आएगा और जो वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन दैट यू हैव अर्नड इन दिस। एक आपने जो अचीवमेंट है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। आपको तो खैर कैप्टन हो, तो आपको लीडरशिप क्वालिटीज भी आपके अंदर इनबिल्ट हो गई हैं। ओके। तो लेकिन बाकी जो लोग हैं, चाहे वो स्पॉन्सर्स हो गए, चाहे वो नॉर्मल पीपल हो गए, ऑडियंस हो गए, चाहे वो कोई अथॉरिटी हो गई, तो उनको भी पता होना चाहिए कि इट्स सो इम्पोर्टेंट। और प्रेशर तो आना चाहिए, क्योंकि पैरालंपिक सब आज के टाइम में इट्स लाइक ओलंपिक, और वही से प्लेटफॉर्म्स हैं, तो डेवलप करना चाहिए। पर ठीक है, सो मैनी थिंग्स आई लर्न फ्रॉम यू। होपफुली कि कुछ चेंज आए, एंड वी विल मीट अगेन। आई वांट श्योर टू सर, सी यू थैंक यू कुछ सो बड़े और मच। मेडल्स आपकी आपकी टीम को मिले, बड़ी अचीवमेंट्स मिले। लेट्स थैंक यू होप। सर, कोशिश। थैंक Wish you all the best. Thank you so much. थैंक यू सो मच। That was an incredibly inspiring conversation with Geet Anu Chauhan. From her leadership on the court to her dedication to breaking barriers, her story is one that reminds us all of the power of perseverance and passion. Geet, thank you once again for sharing your journey with us. And to our listeners, we hope today's episode leaves you feeling motivated and ready to take on any challenges that come your way. Until next time, stay inspired and keep striving for greatness.